नमस्कार, मैं हूँ आरती शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी भाषा हमारा गौरव यूट्यूब चैनल। हिंदी से संबंधित इस चैनल में बातें बताई जाती हैं, व्याकरण से संबंधित बातें सिखाई जाती हैं और जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और सभी बोर्ड के लिए सहायक सिद्ध होती है। आज के हमारे अध्ययन का विषय है वर्णमाला। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल के साथ में नए जुड़े हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भाषा जो कि हम बोलते हैं, बोलने का तरीका बोली कहलाता है या फिर भाषा कहलाता है, लेकिन जब हम किसी भाषा को लिखते हैं तो लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। उसी लिपि में छोटी से छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है और वर्ण को हम यूं कह सकते हैं कि वर्ण एक ध्वनि है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों को सही क्रम में रखने का तरीका वर्णमाला कहलाता है, या यूं कहें कि वर्णों को सही क्रम में रखना वर्णमाला है। वर्णों की माला वर्णमाला। वर्ण जो कि जिसको हिंदी भाषा की ही बात कर रहे हैं हम, वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है स्वर तथा दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फिर इसमें नई बात क्या है कि हम इसे आज फिर से पढ़ें। तो इसलिए क्योंकि जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमें अंग्रेजी भाषा अच्छे से याद रहती है, अंग्रेजी के जो लेटर्स हैं वो हमें अच्छे से याद रहते हैं, परंतु भ किस वर्ग में आएगा, ब कब आएगा, उनके लिखने का तरीका और उनके बोलने के तरीके में हम कहीं ना कहीं चूक कर देते हैं। और स्वर जो कि हमने पढ़ रखे हैं कि स्वर जो हैं वो अ से लेकर अह तक होते हैं। हमने तो यही पढ़ा है ना, आपने और हमने अभी तक यही पढ़ा था। जब हम पहली दूसरी कक्षा में थे तो हमको हमारी अध्यापिका जी ने यही सिखाया था कि अ से लेकर अह तक स्वर होते हैं। वो हमारी समझ के लिए ऐसा किया गया था कि अ से लेकर अह तक स्वर होते हैं और उनकी मात्राएं होती हैं। मात्राएं तो होती हैं, परंतु स्वर जो हैं वो अ से लेकर अ तक ही होते हैं। स्वर अ से लेकर अ तक ही होते हैं। इनका उच्चारण हम लोग देख लेते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ओ, औ। ये हैं स्वर। स्वर जो हैं वो अ से लेकर अ तक ही होते हैं। अंग और अह ये अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अयोगवाह जिनका जो नहीं जुड़ते हैं, अयोगवाह जो नहीं जुड़ते हैं, जिनका वहन नहीं होता है। तो जुड़ते किस में नहीं है? जुड़ते स्वरों के साथ नहीं है। क्यों नहीं जुड़ते हैं? क्योंकि स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारण किए जाते हैं। स्वरों का उच्चारण जो है वो स्वतंत्र रूप से होता है। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। इस भांति जब हम अंग और अह बोलते हैं, पहली बात तो व्यंजनों की ध्वनि निकलती है। जब अंग बोला जाता है तब व्यंजन की ध्वनि निकलती। अह वो भी व्यंजन की ध्वनि है, पहली बात तो ये। और फिर दूसरा, जब इन वर्णों को बोला जाता है तो वायु कहीं ना कहीं अवरुद्ध होती है। वायु मुख में अवरुद्ध होकर फिर ध्वनि निकलती है। फिर जो है ध्वनि मतलब आवाज, फिर निकलती है ध्वनि।
तो ना तो ये स्वरों के साथ में इनका वहन होता है और ना ही व्यंजनों के साथ में। स्वरों के साथ में इसलिए नहीं होता क्योंकि इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, तथा व्यंजनों के साथ में इसलिए नहीं होता क्योंकि ये स्वरों का अनुसरण करते हैं। ये जो वर्ण है ये स्वरों का अनुसरण करते हैं, यानी स्वर पहले बोला जाता है फिर बाद में इनको बोला जाता है अंग ह। लेकिन व्यंजनों के साथ में ऐसा नहीं है, व्यंजन पहले बोले जाते हैं और स्वर बाद में जुड़ते हैं। तो इसलिए ना तो स्वरों के साथ में इनका योग होता है और ना ही व्यंजनों के साथ में इनका वहन होता है, इसीलिए इनको कहा जाता है अयोगवाह। अब स्वरों को तो हमने जान लिया कि स्वर जो है वो स्वर जो है अ से लेकर औ तक है, अयोगवाह वर्ण है जो कि अलग है। अब हम जानते हैं इनके प्रकार के बारे में, स्वरों के प्रकार के बारे में। तो स्वरों का जो प्रकार है वो स्वर जो है वो 3 भागों में विभाजित हैं। एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व यानी कि थोड़ा। तो ह्रस्व स्वर में वे स्वर आते हैं जिनका उच्चारण जिनके उच्चारण में थोड़ा समय लगे, या यूं कहें कि जिनके उच्चारण में चुटकी बजाने जितना समय लगे। कैसे? देखिए कौन से हैं वे स्वर? अ, इ, उ, रि। अ, इ, उ, रि, ये हैं ह्रस्व स्वर। इनके उच्चारण में इतना समय नहीं लगता है, थोड़ा समय लगता है, चुटकी बजाने जितना समय इनके उच्चारण में लगता है। दीर्घ स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में दुगना समय लगे। तो वे स्वर कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हैं दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में इन स्वरों से दुगुना समय लगता है, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब बात करते हैं प्लुत स्वर की। तो प्लुत स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगे। तो इसको हम इस भांति दर्शाते हैं। तो इनको हम इस भांति दर्शाते हैं, और जैसे ओम, ओम, राम, इस भांति। तो ये हैं प्लुत स्वर। वर्णमाला में स्वर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे, थोड़ा समय लगे। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे, और प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगे। अब हम चलते हैं व्यंजनों की तरफ। व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु कहीं न कहीं अवरुद्ध होकर फिर ध्वनि निकलती है, उसे ही हम व्यंजन कहते हैं। वायु कहीं न कहीं मुख में मार्ग अवरुद्ध करती है, फिर ध्वनि निकलती है, यानी कि फिर हम उस अक्षर का उच्चारण कर पाते हैं, उस वर्ण का उच्चारण कर पाते हैं, उसको बोल पाते हैं, तो उसे कहते हैं व्यंजन, जब वायु कहीं न कहीं मुख में अवरोध उत्पन्न करें। अब ये जो व्यंजन है, इसमें जो 5-5 व्यंजनों का समूह है, 5-5 व्यंजनों का समूह है, इनको वर्गों में विभाजित किया गया है। तो वर्ग कौन से, किस भांति? तो जो पहले अक्षर हैं क से लेकर प तक, जो भी जितने भी व्यंजन हैं, तो उनको उनके नाम से वर्गों में उनको विभाजित कर दिया गया है। तो क वर्ग से क वर्ग जिसमें कि क, ख, ग, घ, ङ,
ये 5 वर्ण आ जाते हैं। फिर च वर्ग जिसमें कि च, छ, ज, झ, य, ये 5 वर्ग आ जाते हैं। ऐसे ही ट वर्ग, तो ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, ये 5 वर्ण आ जाते हैं। फिर उसके बाद में त, थ, द, ध, न, जो कि इसको क्या कहेंगे, त वर्ग। और प, फ, ब, भ, म, इसको हम कहेंगे प वर्ग। तो इस तरह से वर्ण, ये जो 5 व्यंजनों का समूह है, इनका नाम इनके पहले अक्षरों के नाम पर रखा गया है। इस भांति हमारे पास में है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग तथा प वर्ग। अब इनका उच्चारण आप लोगों ने देखा, क, ख, ग, घ, ङ। ये इनका उच्चारण स्थान क्या है वो हम देखेंगे। तो क, ख, ग, घ, ङ, इनका उच्चारण स्थान है कंठ्य। कैसे कंठ्य? कैसे? जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख में जो हमारे जो ये जो ध्वनि है वो हमारे कंठ से निकलती है। क, ख, ग, जीभ का पिछला भाग कंठ को छूता है और फिर ध्वनि निकलती है। वैसे ही च, छ, ज, झ, य, ये इसका उच्चारण स्थान है तालु। हमारी जीभ का पिछला बीच का हिस्सा, हमारी जीभ का बीच का हिस्सा तालु को छूता है और ध्वनि निकलती है च वर्ग, जिसे हम कहेंगे तालव्य व्यंजन। और इसी भांति अब हम चलते हैं ट वर्ग की तरफ। तो आप गौर कीजिए और मेरे साथ साथ में बोलिए, फिर ध्यान दीजिए कि ये कौन से व्यंजन है, इनका उच्चारण स्थान क्या है। देखिए, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो आपने गौर किया होगा कि हमारे मुख में तालु है, तालु के पीछे वाले भाग को जब हम छूते हैं तो ये ध्वनियाँ निकलती हैं। तो उसे हम कहते हैं मूर्धा। और इसी भांति ये हैं मूर्धन्य व्यंजन, इनको कहा जाता है मूर्धन्य व्यंजन। अच्छा, इन्हीं मूर्धन्य व्यंजनों में एक और ध्वनि है, एक और 2 और अक्षर हैं, ड़ और ढ। ये ड़ और ढ ये भी मूर्धन्य व्यंजन हैं, परंतु ये द्विस्पृष्ट व्यंजन हैं। तो इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी है, जिसको आप जाकर ज़रूर देखें। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ड़ और ढ ये भी मूर्धन्य व्यंजन हैं। अब आगे चलते हैं त वर्ग की तरफ। अब उच्चारण कीजिए, आप मेरे साथ साथ उच्चारण करें और देखें, गौर करें। त, थ, द, ध, न। जब ये ध्वनियाँ हम बोलते हैं तो आपने क्या गौर किया कि हमारी जीभ की नोक जो कि दांतों को छूती है, त, थ, द, थ, न। तो ये इसलिए दांतों को क्या कहा जाता है? दांतों को कहा जाता है दंत, और इसीलिए इनको कहा जाता है दंतव्य व्यंजन, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान दांत है। दांत कैसे? हमारी जीभ ने दांतों को छुआ और फिर उसके बाद में ध्वनियां निकली, और इसीलिए इनको कहा जाता है दंतव्य व्यंजन। अब आगे चलते हैं और देखिए, जब हम ध्वनियां बोलते हैं प, फ, ब, भ, म, हमारे होठों की सहायता से ये बोले जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है ओष्ठ्य व्यंजन। ओष्ठ्य व्यंजन। तो ये है कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और ओष्ठ्य। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो वर्ण हैं य, र, ल, व, इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है, और इनके उच्चारण में वायु हल्की सी रुकती है, या यूं कहें कि
एक हल्का सा रुकाव होता है, एक हल्की सी रुकावट होती है। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। य और व जो कि स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। र जो कि हमारी जो तालु है उसके आगे का हिस्सा, हम या फिर हम कहें कि जीभ के ऊपर का हिस्सा, दांतों के ऊपर का हिस्सा, उसको छूने से र जब हम बोलते हैं तो इसका उच्चारण स्थान अलग है। और ल जो कि हमारी दांतों की जड़ को छूता है और फिर बाद में ध्वनि निकलती है, तो इनका कोई एक स्पेसिफिक स्थान नहीं है, इसलिए इनको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, इनका उच्चारण स्थान भी अलग अलग है, तो इसलिए इनको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अब आगे जो 4 वर्ण हैं, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो एक अलग सी ऊष्मा या अलग सा एक घर्षण होता है, जिसकी वजह से ये ध्वनियाँ निकलती हैं और इसीलिए इनको कहा जाता है ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन। जब हम श बोलते हैं तो इसका उच्चारण स्थान है तालु। जब हम श बोलते हैं तो इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। जब हम स बोलते हैं इसका उच्चारण स्थान है दांत स। और ह का उच्चारण स्थान कंठ है ह। तो एक अलग सा घर्षण जो है वो होता है और इसीलिए इनको ऊष्मीय व्यंजन कहा जाता है। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये हैं संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों को मिलाकर ये व्यंजन बने हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों के ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी है, आप उसको भी कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और चेक करें। अब अगर हम इसको यहाँ पर बताते हुए बैठेंगे तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें एक और चीज़ देखने वाली है कि जो 5 अक्षर होती है, पंचम अक्षर यानी कि 5वां अक्षर। तो 5वां अक्षर कौन सा है? क, ख, ग, घ, ङ। तो ये 5वां अक्षर है। तो ये जो 5वां अक्षर है इनको हम कहते हैं नासिक के व्यंजन। ये जो 5वें अक्षर है इनको हम कहते हैं नासिक के व्यंजन और इनका उच्चारण स्थान जो है वो नासिका होता है। और एक बात, जो ये ङ, य, ण इनसे कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता है, ये बीच में प्रयोग में लिए जाते हैं। और न और म ये स्वतंत्र वर्ण है, स्वतंत्र नासिक के वर्ण हैं। अब हम आगे चलते हैं और हमने इनको समझा कि जो व्यंजन है इनका उच्चारण स्थान हम लोगों ने समझा है, परंतु कभी कभी स्वरों का भी उच्चारण स्थान पूछ लिया जाता है और उसके बारे में भी हमारी समझ अच्छी होनी चाहिए। तो हम स्वरों के उच्चारण स्थान को भी देख लेते हैं कि स्वरों का उच्चारण स्थान क्या क्या है, कौन से। तो हम देख लेते हैं कि स्वरों का उच्चारण स्थान भी कहाँ कहाँ से है, कौन सा उच्चारण स्थान स्वरों का है। तो देखिए, जब हम स्वर बोलते हैं हम बोलते हैं अ, आ। तो जब हम अ और आ बोलते हैं तो इसका उच्चारण स्थान है कंठ। तो अ और आ का उच्चारण स्थान कहाँ से है? अ तथा आ, इसका उच्चारण स्थान है कंठ। तथा ई, इसका उच्चारण स्थान है तालव्य। उ, जब हम बोलते हैं उ, तो इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ्य। आपने भी गौर किया होगा, उ। जब हम ऐसे बोलते हैं तो हमारे होंठ, इनकी सहायता से हम बोल पाते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ्य। तो
तो मूल स्वर तो 4 ही हैं। कौन सी? अ, ई, उ, रे, ये मूल स्वर हैं। बाकी के जो स्वर हैं वो बाद में बने हुए स्वर हैं। तो अब देखिए कि जो आगे के जो स्वर हैं कौन से? अ जोड़ ई, इससे मिलकर बना ए। फिर अ जोड़ ए, इससे मिलकर बना ए। फिर आगे चलते हैं, अ जोड़ उ, इससे मिलकर बना ओ, तथा अ जोड़ ओ, इससे मिलकर बना औ। जब हम बोलेंगे देखिए अ ओ, अ ओ, औ, औ, तो ये जो है इनसे मिलकर ही ये वर्ण बने हैं, ये स्वर बने हैं। अब हमने ये पढ़ा कि अ का उच्चारण स्थान कंठ है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कंठ। फिर ई का उच्चारण स्थान है तालव्य, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं तालव्य। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ, तालव्य। अब देखिए कि चूंकि ये जो है, अब देखिए अ और ए जो कि कंठ तालव्य है, तो इसलिए ये वर्ण भी कंठ तालव्य है, ये भी कंठ तालव्य है। अब देखिए अ का उच्चारण स्थान है कंठ और उ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ्य। इसलिए अगर इनको मिला के लिखा जाए तो ये है कंठोष्ठ्य। तो इसलिए इनको कहा जाता है कंठोष्ठ्य। अ आ का उच्चारण स्थान कंठ्य, ई का उच्चारण स्थान तालव्य, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ्य, ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य, ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य, ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ्य, ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ्य, यानी कि इनको दोनों को मिलाकर अगर हम बोले तो कंठोष्ठ्य। तो ये स्वरों के उच्चारण स्थान हैं। अब यदि हम देखें कि हमने ये जाना कि जो स्वर हैं, जो व्यंजन हैं, उनके उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न हैं। हमने ये भी जाना कि ड़ और ढ़ ये एक अलग से वर्ण हैं और इनको कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। इनको कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ये तो ठीक है। अब इनकी संख्या के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि संख्या से संबंधित बहुत सारे प्रश्न रहते हैं और बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। तो देखिए कि वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल 11 होती है। कुल स्वर जो हैं वो 11 हैं और अयोगवाह वर्ण जो हैं वो 2 हैं। और जो हमारे व्यंजन हैं, स्पर्शी व्यंजन जिनको हम बोलते हैं, ये जो क से लेकर म तक जितने भी व्यंजन हैं वे स्पर्शी व्यंजन हैं। इनका इन वर्गों का एक स्पेसिफिक उच्चारण स्थान है, इसलिए हम इनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो इनको उच्चारण स्थान के रूप में इनको विभाजित किया गया है और ये स्पर्शी व्यंजनों का जो संख्या है वो हैं 25 ये वाले और 2 मिला दिए ये, तो इसका मतलब हुए ये 27। और ये जो वर्ण हैं 4, 4, 8, 4, 12, तो इन वर्णों की संख्या अलग से है। तो ये कितने वर्ण हैं? 12। तो इस भांति कुल मिलाकर जो वर्ण हैं वे हैं 52, यानी कि 52 कुल मिलाकर वर्णों की संख्या है। तो आशा है आप सभी के लिए मेरा ये वीडियो सहायक सिद्ध होगा।
यदि सहायक सिद्ध हो और मेरा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें तथा कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।